बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट इकराम शाह आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कोशिश करते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें जो आपके साथ शेयर करें ताकि आपका और हमारा दोनों का टाइम सेव हो जाए। इन लेक्चर्स में क्यूएसए के लॉ गेट के हवाले से एक यूनिक एलिमेंट ये है कि हम इसमें एमसीक्यूज़ भी हर सेक्शन के जो एमसीक्यूज़ हैं वो साथ के साथ करते जाते हैं ताकि आपको आर्टिकल भी क्लियर हो जाए और अगर जो उसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए, तो आपकी लॉ गेट की अच्छी तैयारी हो जाए। हमने जो लास्ट हमने वीडियो की थी उसके अंदर हमने आर्टिकल 9 तक किया था। आज हम आर्टिकल 10 जो है वो क्यूएसओ का वो देख रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ कही। ब्लू कलर में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है राइटिंग में, ये बेयर एक्ट है, ठीक है। और नीचे जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में जो नज़र आ रहा है, ये हमने इसको थोड़ा सा समराइज ऐसे किया है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसके अंदर ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 9 है, जो आपने पढ़ा था जिसमें हमने एडवोकेट्स के हवाले और उसके क्लाइंट्स के हवाले से रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। वो सारी चीज़ जो है वो इंटरप्रेटर्स के ऊपर भी अप्लाई होती है, ठीक है। अब इंटरप्रेटर्स कौन होते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि अगर एक ऐसे एडवोकेट साहब हैं कि उनके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जो पश्तो बोल रहा है और एडवोकेट साहब को पश्तो नहीं आती, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को बीच में बिठा लिया कि जो अंग्रेज़ी या उर्दू भी समझ सकता था और पश्तो भी समझ सकता था। तो वो क्लाइंट से जो था वो सुनता था और वो सुन के आगे एडवोकेट साहब को बता देता था, तो हम उसको इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट की होगी, जैसे कई जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो कई दफ़ा एक मुल्क की ज़ुबान जो है वो दूसरे मुल्क वाले नहीं समझते, तो वहाँ पे भी बीच में इंटरप्रेटर्स होते हैं। तो ये सेक्शन सिंपली यही कहता है कि तमाम वो चीज़ें जो उसमें बता दी गई हैं, तो ये इंटरप्रेटर्स पर भी वैसे ही अप्लाई होगा, यानी वो भी किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है वो उसको रिवील नहीं कर सकते, कंपेल नहीं उनको किया जा सकता और वो एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसमें वो ये स्टेट करते हैं कि दिस सेक्शन स्टेट्स, ठीक है, दैट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 9 विच परटेन्स टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि जो कि एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ऑल्सो अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क्स और द सर्वेंट्स ऑफ एडवोकेट्स। तो अगर उनके कोई मुलाजमीन हैं, कोई क्लर्क हजरात हैं, कोई इंटरप्रेटर्स वगैरह, तो उन सारों के ऊपर वो चीज़ जो है वो वैसे ही अप्लाई होती है जैसे हम सेक्शन 9 में जिक्र कर चुके हैं। हम इसके बराह रास्त जो है एमसीक्यूज में देख लेते हैं। अब इसमें पहला है कि एमसीक्यू ऐसा इस आर्टिकल से रिलेटेड अगर वो पूछा जाए तो पॉसिबल एक ये चीज़ हो सकती है कि वो आपसे ये पूछें कि जी बताइए कि जो सेक्शन 10 है वो किसको रेफर करती है, ठीक है। तो अब सेक्शन 10 किसको रेफर करती है? क्या कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस को रेफर करती है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को रेफर करती है या ऑफिशियल कम्युनिकेशन को रेफर करती है? तो यहाँ पे इसका आंसर बी होगा कि ये जो हमारा आर्टिकल 10 है ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रेफर करता है, ये उसके मुताबिक है, ठीक है। ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि हु इज कवर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, ठीक है। यानी हम किसको इसमें कवर करते हैं, क्या इंटरप्रेटर्स हैं, क्लर्क्स हैं, सर्वेंट्स वगैरह, या तीनों? तो ऑब्वियसली इसमें सारे आ जाएंगे, यानी इंटरप्रेटर्स भी, क्लर्क्स और सर्वेंट्स जो हैं वो एडवोकेट के वो आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक एमसीक्यू यूं भी बन सकता है कि आप कह सकते हैं कि मेन एस्पेक्ट जो है रेगुलेटेड बाय आर्टिकल 9, जो इसके ऊपर है, वो क्या मेन एस्पेक्ट है जो आप कह सकें कि रेगुलेटेड बाय आर्टिकल 9 है। तो इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि नॉन जो ये इसमें जो आपको सी ऑप्शन नज़र आ रही है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, कि जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। नीचे आर्टिकल 11 आ जाता है जी, और आर्टिकल 11 का जो है हम जो बेयर एक्ट का पार्ट है वो नहीं रीड आउट करते, हम जो इसकी समरी है वो रीड आउट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये आर्टिकल 11 जो है वो क्या कह रहा है।
ये आर्टिकल 11 कहता है कि जी प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि दिस सेक्शन स्टेट्स दैट इफ पार्टी टू सूट voluntarily gives evidence in the case, it does not imply that they have consented to disclosure of any communication protected under Article 9। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद ये थोड़ा सा आप कह लें कि ट्विस्टिंग सी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ईज आउट कर लेते हैं। इसमें वो ये कह रहा है कि अब अगर एक सूट था जिसमें कोई मुकदमा है और उसमें एक पार्टी टू सूट, यानी कि एक ऐसी पार्टी जो कि उस सूट से रिलेटेड है, उस मुकदमे से रिलेटेड है, वो वॉलंटरली, ठीक है, इसका मतलब है कि उसने खुद से ही जो है उस चीज़ को कर दिया। वॉलंटियर जिसको करना कहते हैं कि उसने वॉलंटरली जो है वो एविडेंस दे दिया। तो इट डज नॉट इम्प्लाई, इसका ये मतलब है कि वो ये चीज़ हम उससे अखज़ नहीं कर लेंगे, या वो ये चीज़ अखज़ नहीं करता, ठीक है, दैट दे हैव कंसेंटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड अंडर लाइन, कि उन्होंने अपनी को रजामंदी का जो इजहार है इसको इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए जो था वो किया था। अगर किसी ने वॉलंटरली कर दिया तो मतलब ये एक अलग चीज़ है। अब इसमें अगर हम कहें कि एडिशनली इफ पार्टी कॉल देयर ओन एडवोकेट एज विटनेस, their consent to disclosure of protected communication only apply if if they question the advocate on the matter that advocate would not be at liberty to disclose if not for the question। यहाँ से ये चीज़ जो है वो मज़ीद हम इसको थोड़ा सा एलेबरेट इस हवाले से कर लेते हैं कि इजाफी तौर पे, यानी अगर एडिशनली हम बात करें कि इजाफी तौर पे कि कोई पार्टी है जो पार्टी टू सूट है, वो कॉल करती है अपने एडवोकेट को बतौर गवाह, ठीक है, तो देयर कंसेंट टू डिस्क्लोज, अब उनकी जो रजामंदी है कि वो एक प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें, वो सिर्फ अप्लाई हो रही है कि अगर वो सवाल एडवोकेट से पूछा जाए, कौन सा, उन मैटर्स के ऊपर जहां पे एडवोकेट भी एट लिबर्टी है कि वो उसको डिस्क्लोज करे, ठीक है, इफ नॉट फॉर द क्वेश्चन। तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने जहन में इसको क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे हम जिस चीज़ को, आइडिया को, हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें व्हेन पार्टी प्रोवाइड एविडेंस इन अ सूट either on their own initiative or otherwise, it does not automatically waive the privilege protection over professional communication as mentioned in Article 9। लिहाजा अब इसमें ये हम मतलब ले सकते हैं कि अगर कोई पार्टी जो है वो किसी मुकदमे में कोई एविडेंस जो है वो पेश करती है ऑन देयर ओन इनिशिएटिव, ठीक है, आज खुद करती है, अपने आप से कर देती है, ठीक है, अपना इनिशिएटिव खुद लेती है, तो हम उसको ये नहीं समझेंगे कि ऑटोमेटिकली कि जो उसका वो जो प्रिविलेज था वो वेव ऑफ हो गया है, ठीक है, तो ये नहीं समझा जाएगा कि क्योंकि उसने कर ही दिया तो लिहाजा उसका जो प्रिविलेज है हम ये समझें कि वो वेव ऑफ हो गया। तो ये चीज़ जो है ये हम उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर एक सवाल इस तरह पॉसिबिलिटी हो सकती है, इफ अ पार्टी गिव्स एविडेंस इन अ सूट, डज इट इम्प्लाई देयर कंसेंट टू डिस्क्लोज द प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन अंडर आर्टिकल 9, कि क्या, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इस सवाल के अंदर, इस एमसीक्यू के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या पार्टी अगर एविडेंस दे तो क्या उससे ये चीज़ इम्प्लाई की जा सकती है, अक्स की जा सकती है कि उसकी ये रजामंदी है कि वो जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है, जो आर्टिकल 9 के मुताबिक जो बताई गई है उसको डिस्क्लोज जो है वो कर दें। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कि नो, इट डज नॉट इम्प्लाई देयर कंसेंट, ठीक है, तो हम ये चीज़ नहीं अखज़ कर सकते उस चीज़ से कि उसमें उनकी कोई रजामंदी है, ठीक है। दूसरा सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि सेक्शन 11 में अगर इफ पार्टी कॉल देयर ओन एडवोकेट एज अ विटनेस, कि अगर पार्टी अपने ही एडवोकेट को बतौर गवाह जो है वो बुला लें, तो व्हेन डज देयर कंसेंट टू डिस्क्लोज अप्लाई, तो कब ये चीज़ जो है
वो रज़ामंदी समझी जाएगी कि जो डिस्क्लोज़र है, वो कर दिया जाए। तो इसमें बड़ा ईज़ी इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि सिर्फ़ उस वक़्त अगर पार्टी क्वेश्चन करे, ठीक है, एडवोकेट को सवाल करे ऑन द मैटर दैट वुड नॉट नॉर्मली बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बेयर एक्ट के अंदर भी मेंशन है, आप वहाँ से इसको जो है देख सकते हैं। एक पॉसिबल जो इसमें हो सकता है कि एमसीक्यू के व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सेक्शन 11, तो ऑब्वियसली मतलब इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन इसमें बात ये है कि क्लैरिफाइंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ गिविंग एविडेंस इन अ सूट, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक आ गई आपकी आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और इसके अंदर है कि मेरा ख्याल है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। हम आर्टिकल 12 अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसको शेयर कर लेंगे। अभी तक की अगर आपको किसी चीज़ में कोई क्यूरी हो, सवाल हो, आपका कोई कमेंट हो, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसका इज़हार कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि इसको जवाब दूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। अपना, अपने चैनल का और अपने गिरद-ए-नवाह का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।